अध्याय 1 चैप्टर 7 आप क्यों अपने भाग्य के निर्माता है। जब हेनले ने अमर पंक्तियां लिखी, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ, तो उन्हें हमें यह जानकारी देनी चाहिए थी कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, अपनी आत्माओं के कप्तान हम स्वयं हैं, क्योंकि हम में अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें हमें यह बताना चाहिए था कि हमारे दिमाग में जो विचार प्रबल होते हैं, हमारा मस्तिष्क उनकी तरफ चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होता है। और इंसान आज तक इसका कारण नहीं जान पाया है कि यह चुंबक ऐसी शक्तियाँ लोगों और जीवनों की परिस्थितियों को आकर्षित क्यों करती है, जो हमारे प्रबल विचारों से संबंध होते हैं। उसे हमें यह बताना चाहिए था कि ढेर सारी दौलत हासिल करने से पहले हमें अपने मन में दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा का चुंबकीय विचार रखना चाहिए। हमें धन के बारे में जागरूक बनना चाहिए जब तक कि दौलत की प्रबल इच्छा से हासिल करने की कोई निश्चित योजना न बनवा दे। लेकिन चूंकि हेनेले ने एक कवि थे, दार्शनिक नहीं, इसलिए उन्होंने इस महान सच्चाई को कविता के रूप में ही रखा और इन पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ को पढ़ने वालों के विश्लेषण पर छोड़ दिया। धीरे धीरे यह महान सत्य हमें समझ में आता है, जो बाद में पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में वह रहस्य छुपा है जिसके द्वारा आप अपने आर्थिक भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 1 चैप्टर 8 सिद्धांत जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। अब हम इन सिद्धांतों में से पहले सिद्धांत को परखने के लिए तैयार हैं। अपने दिमाग को खुला रखें और यह जान लें कि आप जो पढ़ रहे हैं वह किसी एक इंसान की खोज नहीं है। ये सिद्धांत कई लोगों के लिए काम कर चुके हैं। आप भी अपने लाभ के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यह करना आसान लगेगा, कठिन नहीं। कई साल पहले मैंने वेस्ट वर्जीनिया के शालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था। अगले अध्याय में दिए गए सिद्धांत के बारे में मैं इतनी प्रबलता से बोला कि श्रोताओं में से एक ने इसे अपनी फिलॉसफी का हिस्सा बना लिया। वह युवक संसद सदस्य बन गया और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा। उसने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अगले अध्याय में बताए जाने वाले सिद्धांत के बारे में उसके विचार क्या हैं। इसी वजह से मैं उसके पत्र को प्रकाशित कर रहा हूँ, ताकि यह अगले अध्याय की भूमिका का कार्य करे। यह आपको आने वाले पुरस्कारों की एक झलक देता है। प्रिय नेपोलियन, संसद सदस्य के रूप में सेवा करते हुए मैं लोगों की समस्याओं को गहराई से समझ पाया हूँ। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जो हजारों लोगों की मदद कर सकता है। 1922 में आपने सालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था। तब मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था। उस भाषण में आपने मेरे मन में एक ऐसे विचार का बीज बोया था जिसकी वजह से मैं आज इतना सफल हो सका हूँ, जिसकी वजह से आज इतने सारे लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और जिसकी वजह से मैं भविष्य में सफलता प्राप्त कर पाऊँ। मुझे याद है जैसे यह कल ही की बात हो कि आपने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया था, जिनके पास शिक्षा नहीं थी, जिनके पास सिर्फ डॉलर भी नहीं था, जिनके कोई प्रभावशाली मित्र भी नहीं थे, परंतु इन सब के बावजूद वे सफलता की चोटी पर पहुंच गए। मैंने उसी समय अपना मन बना लिया था। आपके भाषण के पूरा होने से पहले ही मैंने ठान लिया था कि चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मैं उन सबको पार करके सफलता प्राप्त करूंगा। हजारों युवा इसी साल आगे आने वाले कुछ सालों में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके निकलेंगे। उनमें से एक को प्रैक्टिकल प्रोत्साहन के वैसे ही संदेश की जरूरत होगी जैसा संदेश मुझे आपसे मिला। वे जानना चाहते होंगे किस तरह जाएं, क्या करें ताकि जीवन में सफलता उनके कदम चूमे। आप उन्हें रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों की समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद की है। आज अमेरिका में ऐसे हजारों लोग हैं जो यह जानना चाहेंगे कि विचारों के दौलत में किस तरह बदला जा सकता है, गरीबी के दलदल से बाहर निकलकर अमेरिकी गरीचे तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर उनकी मदद अगर उनकी कोई मदद कर सकता है तो वो आप हैं। अगर आप यह पुस्तक प्रकाशित करें तो मैं इसकी पहली प्रति खरीदना चाहूँगा, जिस पर आपका ऑटोग्राफ हो। शुभकामनाओं सहित आपका जेनिंग्स रेडॉल्फ। इस तरह चैप्टर 1 कंप्लीट होता है और इसके जो की पॉइंट है या फिर कहा जाए तो इसका एक सार है
कि इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है। यह है।